नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो हिस्ट्री है उसकी सीरीज़ में लाने वाला हूं, तो आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री को देखने वाले हैं। जो हिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा वो मनोहर पांडे जी की जो बुक है अरिहंत की, उसके द्वारा पढ़ाऊँगा। बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो हम लोग उस बुक से देखने वाले हैं और इसकी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। आज हम लोग आज इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाए होंगे, भारत का इतिहास। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को हम लोग पहले देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत। कौन कौन से फ्रेंड्स? पहला जो आपको दिख रहा है वो है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। यानी कि जो ये 3 स्रोत हमको देखने को मिलते हैं, जिससे हमें अपने भारतीय इतिहास का पता चलता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है। और इस बुक से आपको डायरेक्ट आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी की, जो आपको पता ही होगा एसएससी की 50,000 वैकेंसियाँ और आने वाली हैं, मतलब एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में वीडियो, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इससे देखने को मिलेगा। टेट और सुपर टेट में भी देखने को मिलता है, हालांकि सुपर टेट में तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही है, बट आपको मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है, इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास का उद्गम हुआ है, कैसे भारतीय इतिहास के बारे में पता चला। तो उसके 3 स्रोत मैंने बताए आपको। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या मिला हमें पुरातात्विक स्रोत में। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, क्या क्या मिला? अभिलेख मिला, मुद्राएं मिली। अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियां, चित्रकला एवं स्मारक आदि। यानी कि जो प्राचीन इतिहास था हमारा, उसमें जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमें ऐसी चीज़ें मिली जैसे कि मुद्रा, मूर्तियां, चित्रकला एवं स्मारक मिले। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले। यानी कि जो भी अभिलेख थे आपको शिलाओं पे यानी चट्टानों पे मिले, स्तंभों उस पे मिले, ताम्रपत्रों, दीवारों, चट्टानों की जो दीवारें थी उस पे मिले, मुद्राओं, जैसे मुद्रा हुई उस पे कोई मुद्रा पे कोई चीज़ें बनी हुई उसका पता चला। तो उससे हमें पता चला कि हाँ, भारतीय इतिहास में क्या क्या कब क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अगला पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मितन्नी अभिलेख। ये आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले एशिया माइनर में बोगज कोई, तो ये ध्यान रखिए, जो एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मितन्नी अभिलेख,
यानी कि अगर जो हम बात करें कि एशिया माइनर का सबसे प्राचीन जो अभिलेख था वो कौन सा था, तो मितन्नी अभिलेख था, जो कहाँ से था, बोगज कोई। कहाँ से था फ्रेंड्स, बोगज कोई, लगभग 1400 ईसा पूर्व। कितना फ्रेंड्स, 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व था मितन्नी अभिलेख। कहाँ से, अब वो पूछ सकता है कि एशिया माइनर में जो सबसे बोगज कोई का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था, तो वो था मितन्नी अभिलेख। और इसी मितन्नी अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन है, वैदिक देवताओं का वर्णन है। देखिए 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से, वो हैं ये इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। यानी कि कौन कौन से, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख है मितन्नी अभिलेख है, और इसी में 4 देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। बेस नगर, जिसको विदिशा भी कहते थे, से प्राप्त गरुड़ स्तंभ। अब सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि जो गरुड़ स्तंभ ये प्राप्त कहाँ से हुआ, जो गरुड़ स्तंभ था ये किस जगह से प्राप्त हुआ, ये गरुड़ स्तंभ किस जगह से प्राप्त हुआ, तो बेस नगर। कहाँ से प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, बेस नगर। गरुड़ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ, बेस नगर से प्राप्त हुआ। ठीक, तो जो गरुड़ स्तंभ था यानी बेस नगर का एक गरुड़ स्तंभ था, वहाँ से प्राप्त जो गरुड़ स्तंभ था उसमें गरुड़ स्तंभ लेख जो था उसमें भागवत धर्म के प्रसार का विवरण है। किस धर्म का, भागवत धर्म का। यानी जो बेस नगर में या विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख मिला था उसमें भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं और बड़ा कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें से तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं। यूपी टेट में क्वेश्चन आया है, सुपर टेट में क्वेश्चन आया है, जो एक बार लास्ट ईयर बता रहे जो पिछला हुआ था एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, जो एनटीपीसी वाली हुई थी उसमें पूछा गया है, बहुत ही पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है इसमें कि अन्य अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये पूछा गया था कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था या निर्माण किसने करवाया था, कलिंग नरेश खारवेल। दूसरा देखें हम लोग कि प्रयाग स्तंभ लेख जिसको समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक जो कवि रहते थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। उनने एक लिखी थी क्या, प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, वही समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख किसने निर्मित करवाया था, मालवा नरेश यशोधर्मन। आप क्या करिए, एक पेज ले लीजिए और लिखते चलिए साथ में। जूनागढ़, ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में अभी जीडी में ही पूछा गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये देखिए अभी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया ये वाला एहोल अभिलेख, पुलकेशन वाला। ये अभी डेट तो हमको नहीं ध्यान है, शायद 11-12 में,
11-12 मार्च को पूछा गया, हमें एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान है। तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा, ये जितने अभिलेख आपको दिखे, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख हो गया, मंदसौर अभिलेख हो गया, और ये हो गया जूनागढ़ अभिलेख। ये इसमें से इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर जो पेपर का लेवल रहता है, बहुत हार्ड पेपर बनाते हैं तब तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर जो पेपर बनना है ठीक ठाक, अगर जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है और स्तंभ लेख या से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी प्राचीन भारत से पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से इन अभिलेखों के अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। सिंपली क्वेश्चन अगर जो आएगा तो यही आएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया, या कलिंग नरेश खारवेल ने कौन से अभिलेख का निर्माण करवाया था, तो हाथी गुम्फा दे देगा, प्रयाग स्तंभ लेख दे देगा, मंदसौर अभिलेख दे देगा, ठीक। समुद्रगुप्त ने कौन से स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, ऐसे पूछेगा। बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनेगा तब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। मॉडरेट पेपर भी बनेगा तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ऐहोल अभिलेख तो मैंने आपको बता दिया, अभी CHSL के एग्जाम में पूछा गया। जूनागढ़ भी पूछा जा चुका है, मालवा नरेश, यशोधर्मन, मंदसौर अभिलेख भी पूछा गया। ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब ये तो हम लोग ने देख लिए थे जो पुरातात्विक स्रोत थे, जिनसे हमें भारत के इतिहास का पता लगा कि भारत के इतिहास में कब से कब तक कौन रहा, क्या चीज़ें मिली, कौन से लेख मिले, उन पर क्या गुदा हुआ था, क्या खुदा हुआ था, किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, ये सब हमें पता चला। बेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का पता चला। एशिया माइनर के बोगजगोई से मितन्नी अभिलेख जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख था, 1400 ईसा पूर्व में 4 देवताओं का वर्णन, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिला। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया, कलिंग नरेश खारवेल। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। और ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय ने। ये अब देखिए हम लोग साहित्यिक स्रोतों में के बारे में पढ़ते हैं, उनसे मतलब पता कैसे चला। तो साहित्यिक स्रोतों में हम लोग देखें तो धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अब देखिए धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये हम लोग देखते हैं। एक मिनट। धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स। तो धार्मिक साहित्य के अंदर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेद हो गया, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। ये हो गए धार्मिक साहित्य। साहित्य जो स्रोत मिले उसमें एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ग्रंथ, पुराण, स्मृति ग्रंथ ये आदि मिले। और धर्मेतर साहित्य में हम लोग देखें तो धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्यिक, जैसे अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था, कौटिल्य ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी ये किस चीज़ पर थी, तो ये वो वाली अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें ये सब होता है कि GDP वगैरह जो पढ़ते हो आप लोग, उसमें मतलब अर्थ का मतलब धन एक तरीके से, उसके बारे में नहीं। ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र लिखी गई है इसमें इन्होंने राजनीति के द्वारा यानी राजनीति के बारे में बताया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य आते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई मुद्राक्षर
विशाखदत्त द्वारा लिखी गई। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई। राजतरंगिणी कल्हड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछी गई। राजतरंगिणी कल्हड़, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा है। तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रबरदाई। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। आदि को शामिल किया जाता है, यानी किसको शामिल किया जाता है? आदि, इन सब किताबें जितनी भी हैं ये, इनको शामिल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में अपने बताया था कि मोस्टली अब क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ही, अगर जो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन डाल देते हैं। अब मान लीजिए यही है, ये आपको बुक्स दिख रही हैं, तो कुछ इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हुई हैं और भी बुक्स हैं, तो क्या होता है कि आप वही रट लेते हैं। तो प्राचीन जो इतिहास होता है उसका रीज़न यही होता है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं आते हैं। ऐसे तो देखा जाए इतिहास चेंज तो होता नहीं, लेकिन अब से ये बुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं या हैं उसमें इतनी ही बुक्स हैं। तो अब ये बार बार सब 10 साल से पेपर हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, रट लिया आपने। तो क्या करता है जो एग्जामिनर होता है, वो क्या करता है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि बहुत टफ डालेगा तो फिर पेसीएस लेवल का हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। या जैसे अब जो हल्के एग्जाम होते हैं, जैसे कि एमटीएस वगैरह हो गए, एग्जाम हल्के होते हैं। सीजीएल भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन अपर बहुत से एग्जाम जैसे कि वीडियो का बनाया तो जीएस टफ डालेंगे उसमें, जिसमें सिर्फ जीएस आती है, मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है या मैथ्स नहीं आती है, उसका जीएस का पेपर तो टफ थोड़ा सा बनाते ही हैं। वैसे तो जीएस टफ होती ही, क्योंकि इतनी बृहद है जीएस, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट रहता है वो कम रहता है अब। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे टीजीटी पीजीटी की बात कर लें तो उसकी तो बात की बात है, उसमें तो डालना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बुक्स, इनको भी आप पढ़ लें अच्छे से। आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग साहित्यिक स्रोत में ही चल रहे हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या क्या और मिला। तो और मिला हम लोगों को साहित्यिक स्रोत में ये वेदों से संबद्ध ब्राह्मण वेदों से संबद्ध ब्राह्मण एवं पुरोहित। वेदों से संबद्ध ब्राह्मण एवं पुरोहित, देखिए कितने वेद हैं हमारे पास? 4 वेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, वो है कौशितिकी और ऐतरेय। कौन सा है? कौशितिकीय और ऐतरेय। कौशितिकी और ऐतरेय। यजुर्वेद का जो है ये कौन सा है? तो यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का क्या है? पंचविश और जैमिनीय। पंचविश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। ऋग्वेद का फिर से हम लोग पढ़ लें। ऋग्वेद का कौशितिकी और ऐतरेय। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का गोपथ। ये हो गया इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ये तो हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। पेपर जब बनाता है तो यही से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पुरोहित को तो सबको पता होते हैं कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्र हो गया यजुर्वेद को, लेकिन पेपर थोड़ा सा टफ बना तो ये पोर्शन आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ब्राह्मण ग्रंथ तो देख ली, अब इसको भी देख लें। ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको क्या कहते हैं? होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। और यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवायु। क्या बोलते हैं? अर्धवायु। ठीक है फ्रेंड्स। सामवेद के उद्गाता।
उद्गाता, क्या बोलते हैं, उद्गाता। और जो अथर्ववेद का होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताना जा रहा हूँ। ये 3 वेद, ये इनको हम लोग वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। ऐतिहासिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या था, साहित्यिक स्रोत। अब तीसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। इसका कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी यात्री हमारे वहाँ आए, उन्होंने रुक के वर्क किया, लिखा, छोड़ा, ले गए, उससे हमें पता चलेगा कि क्या था हमारा भारत। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग आगे। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। तो देखें हम लोग, तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के जो विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी है वो हमारे वहाँ आए विभिन्न देशों से, विभिन्न महाद्वीप जो आपके हैं वहाँ से आए जो विदेशी यात्री थे उनसे भी प्राप्त होती है। जैसे कि यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस, यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस, कौन फ्रेंड्स, टेसियस, टेसियस तथा हेरोडोट्स, हेरोडोट्स, टेसियस तथा हेरोडोट्स का नाम उल्लेखनीय है। यानी अगर जो यूनानी और रोमन की बात करें तो इसमें हेरोडोटस और आपके टेसियस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनानी रोमन थे जो भारत की जिन्होंने यात्रा की थी। पहले उसमें से कौन थे, पहले उसमें से थे टेसियस, ये भी यूनानी थे, यूनानी रोमन, और हेरोडोट्स जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको, हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए पॉइंट्स कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर के साथ भारत आने वाली विदेशी लेखक, जो सिकंदर आया था वो अपने साथ कौन से विदेशी लेखक लेके आया था, तो इसके बारे में देखिए कौन कौन से। तो ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेखक हैं। ये कौन कौन से थे, नेरियाकस, ऑनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। फिर से बोलिए आप लोग, नेरियाकस, ऑनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत ही धीमे चल रहा है। धीमे नहीं, मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ आपको जिसमें आपको याद हो जाए। बाकी आप वीडियो स्पीड में भी देख सकते हैं, और 2-3 बार जब वीडियो देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन हमको मिलेंगे। आप जब अटेम्प्ट करेंगे कोई प्रैक्टिस सेट देखिए, उसमें से आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे ज़रूर। अभी तो पहले वीडियो, अभी आगे हो जाने दीजिए, तब देखिएगा। तो जो सिकंदर के साथ आपके जो ये विदेशी यात्री आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने विदेशी यात्री थे, 3, और कौन कौन से थे, ये थे आपके नेरियाकस, ऑनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस, ये 3 विदेशी यात्री आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य विदेशी लेखकों में, जो अन्य विदेशी लेखक थे उसमें मेगास्थनीज जो आया था, प्लूटार्क आया था, और स्ट्रैबो, ये आए थे। मेगास्थनीज, प्लूटार्क और
स्ट्रेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था, या सेलुकस निकेटर ने किसको अपना राजदूत बनाकर इंडिया भेजा था या भारत भेजा था? तो वो था सेलुकस निकेटर। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज था किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। किसका राजदूत? सेलुकस निकेटर का राजदूत। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इसका क्या नाम था? इंडिका। ये देखिए, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। और उसमें इसने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो भारत के लोग हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहते। उसने बात बोली थी मेगास्थनीज ने। और भारत को 7 भागों में भी उसने अपनी बुक में दिखाया है। कितने भागों में? 7 भागों में। और इसी बुक में उसने ये बताया है कि भारत के लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहते। ये मेगास्थनीज ने खुद कहा था। सोचिए, इंडिया के नाम से बुक एक बार विदेशी लिख रहा। क्या उस टाइम पे ऐसा कोई थे नहीं है इंडिया में? होंगे। देखिए, और तो जब ये तो आपको पता ही होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो मौर्य साम्राज्य का जो उस टाइम का जो भी उत्थान रहा होगा या पतन रहा होगा, जो भी चीज़ें रही होंगी उसके बारे में ही लिखा गया है। तो देखिए, उसमें बताया गया है कि मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य साम्राज्य समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है या विवरण किया उसने। 7 भागों में बताया। ये कहा कि भारत के लोग लिखना नहीं, पढ़ना ज़्यादा पसंद करते। अगला पॉइंट है कि हेनसांग का वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग की जो अपनी बुक या जो उन्होंने वृत्तांत लिखा, यात्रा वृत्तांत जो लिखा, उन्होंने शियुकी नाम से। किस नाम से? शियुकी। और जो हेनसांग था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला, फाहियान की रचना फॉक्यूकी। हेनसांग की रचना शियुकी, फाहियान की रचना फॉक्यूकी। कौन सी रचना इसकी? फॉक्यूकी। फॉक्यूकी। हेनसांग की रचना शियुकी और फाहियान की रचना फॉक्यूकी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला कौन सा उसका सेनापति था? ये तो था महमूद गजनवी का जो सेनापति था वो था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी। और अलबरूनी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। अथवा ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किताबुल हिंद तो रट लेते हैं अलबरूनी, और किताबुल हिंद का ही ये दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। क्या? तहकीक ए हिंद। तहकीक का मतलब खोज, हिंद का मतलब भारत, भारत की खोज। तो ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद ये भी अलबरूनी की है और किताबुल हिंद का दूसरा नाम तहकीक ए हिंद। ठीक है बेटा। और जब उस टाइम पे बुक लिखी तो ऑब्वियसली उन्होंने भारत के जो अच्छी बुरी चीज़ें सबके बारे में उसमें वर्णन किया होगा। तो भारतीय दशा के बारे में वर्णन किया गया, चाहे वो हेनसांग हो, चाहे वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ मेगास्थनीज हो,
चाहे वो हिंसांग हो हर्षवर्धन के दरबार में, चाहे वो अलबरूनी हो, चाहे वो गजनबी के साथ गजनी जो महमूद गजनी के साथ वही आया अलबरूनी हो जिसने किताबुल हिंद और चक्की के हिंद लिखी। तो जो कोई होगा वो भारत की उस समय की दशा के बारे में ही लिखेगा, लिखा गया मतलब। ठीक है भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्के एवं मुद्राएं। जो सिक्के एवं मुद्राएं थी, सिक्के एवं मुद्राएं, उनसे भी पता चला या उन पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई मिली ना। अब देखिए, आहत सिक्के, आहत सिक्के बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए कहीं। जो आहत सिक्के थे, ये आहत सिक्के, ये क्या थे? ये बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। मतलब ये बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे, यानी इन सिक्कों पे कुछ लिखा नहीं था, ये ऐसे ही थे प्राचीनतम सिक्के। तो पूछा जाए कि जो बिना लेख के जो प्राचीनतम सिक्के थे कौन से थे? आहत सिक्के। इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, ये ऐसे ही मिले थे। इनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई। सिक्कों पर जो हमारे पास तो ये आहत सिक्के जो थे जिसका पता चला, जिन पे बिना लेख के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो थे, लेकिन इस पे जो लिखावट जो प्रारंभ करी वो किसने करी? वो करी यूनानियों ने। किसने करी? यूनानियों ने। यानी ये यूनान जब हमारे वहाँ आए, जो भी आए, उस उन्होंने इस पर लिखना या गोदना या किसी भी चीज़ से, चाहे वो मान लो पत्थर के सिक्के होंगे तब भी नुकीली चीज़ से उस पर लिखना विखना, है ना, जो भी उस टाइम पे चलता रहता होगा वहाँ पे, किस क्या चलता था। जैसे तो 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ये सब चलते हैं। तो उस टाइम पे जो भी, चाहे राजा का क्राउन बनता हो, जो भी छापा जाता होगा, है ना, तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, शायद पीसीएस, बिहार पीसीएस में पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर उकेरने की कला, यानी कुछ छापने की कला, कुछ लाने की कला, कुछ लिखने की कला किसने स्टार्ट करी थी? तो ये स्टार्ट करी थी यूनानियों ने। किसने स्टार्ट करी थी? यूनानियों ने। यूनानियों ने। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? हिंद यवनों ने। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से ये भी बता देता हूँ कि सर्वाधिक शुद्ध जो स्वर्ण सिक्के थे, सर्वाधिक, ये तो सिर्फ स्वर्ण सिक्के हो गए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, सर्वाधिक सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के ये किसने जारी किए थे? तो ये यूनानियों द्वारा ही जारी किया गया था। ये आप फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे नोट कर लीजिए। एक हुआ स्वर्ण सिक्के, तो वो तो हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो थे वो यूनानियों के द्वारा ही जारी किए गए थे। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासन काल से जारी की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासन काल में जारी करी गई, यानी सर्वाधिक स्वर्ण जो मुद्राएं थे ये गुप्त शासन काल में जारी करी गई। और आपको पता ही होगा, मतलब जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, कि जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को स्वर्ण युग ही कहा जाता है, स्वर्ण युग।
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। मतलब इसका मतलब ये है, जो समुद्रगुप्त था और इनके जो दरबारी कवि थे हरिशेन, राजा हरिशेन, कवि हरिशेन जो थे, उन्होंने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी उसमें भी वर्णन किया गया है इसी बात का। तो समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, यानी कि उस समय समुद्रगुप्त संगीत का बड़ा शौकीन रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यज्ञश्री सातकर्णी यानी सातवाहन जिसको बोलते हैं, यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही मैंने बता दिया आपको कि बहुत बार पूछा गया है और बहुत लोगों जो पढ़ रहे हैं ठीक उनको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ये किसको वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया, फट से आंसर आ गया समुद्रगुप्त। लेकिन जो नीचे वाली लाइन दी गई है नेक्स्ट लाइन, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आज पता हो जाएगी लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन जिनको कहा जाता था, की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। समझ रहे हैं, जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, यानी यज्ञश्री जो सातकर्णी सातवाहन की जो वंश था उसमें सातवाहन जो थे, मतलब यज्ञ सातकर्णी सातवाहन की जो मुद्रा थी उस पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। तो ये पूछ सकते हैं कि जलपोत का जो है चित्र किस पर उत्कीर्ण है, तो यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर, उन पर जो है जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो व्याघ्र शैली है उस टाइम की, जिस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो लिखी थी, मतलब उनकी जो व्याघ्र शैली थी, एक अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि व्याघ्र शैली किसके द्वारा लिखी गई। तो अब बहुत कभी तक कदार तो ये होता है कि हाँ किसके द्वारा लिखी गई, कोई कवि रहेंगे उसके द्वारा लिखी गई, नहीं, ये एक ऐसी शैली है जिसको खुद एक राजा ने लिखा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ध्यान रखिएगा, जो व्याघ्र शैली थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही लिखी गई थी और उसमें उन्होंने शक विजय का वर्णन किया है। जो शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी उसके बारे में ही इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो व्याघ्र शैली है इसमें उन्होंने शक विजय यानी शकों पर जो विजय प्राप्त करी थी उसका विवरण मिला है उनकी मुद्राओं से, उसकी शैली से। तो फ्रेंड्स ये पहला जो वीडियो है आपका इतना ही रखता हूँ मैं ना, लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। दिक्कत है कि यह हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि कन्फ्यूज़न बहुत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला ही पार्ट है, मैं इतनी रखूँगा। आप कुछ मत करिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और हैंड रिटेन नोट्स जैसा लिखा है आपको ऐसे भी नहीं लिखना है। ये तो चलिए बहुत शॉर्ट में लिखा है, इससे भी शॉर्ट, जैसे कि समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है तो बस वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, बस समुद्रगुप्त ऐसे लिखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य डैश लगाइए, व्याघ्र शैली डैश लगाइए, शकों पर विजय, बस ऐसे लिखिए। तो शॉर्ट नोट इसको बोलते हैं, वैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये यहीं तक वीडियो समाप्त होता है आपका यहीं तक वीडियो रहेगा आपका। जो भी मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो भी इसमें कमी हो अच्छाई हो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमियाँ तो ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेहनत पसंद आई है, मेहनत तो मैंने नहीं करी है, मेहनत तो मनोहर पांडे जी ने करी है, लेकिन इसको लाना समझाना ये भी तो बहुत ही एक अच्छी बात है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता रहता हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिन से मुंह में इतने सारे छाले हो गए। पहले इधर आप देख रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आया, तो पहले तो मेरे पूरे गाल में छाले अंदर हो गए थे,
2-3 छाले होंठ के नीचे हो गए थे, तो खाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो सही हुए अब, तो पूरी ज़ुबान पर अब छाले छोटे छोटे हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। तो बोलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे खुद लग रहा था कि क्या होगा, कैसे वीडियो डालूँगा, जब आप लोग ये सोचते होंगे कि आप यही कहते हैं कि डालते रहते हैं, आप बोलते ही हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं। तो और कोई चीज़ होती तो मैं कह भी नहीं पाता। और इतनी ज़्यादा पेन होती है उसमें कि लिक्विड लेने में भी दिक्कत हो रही थी। 2 छाले इधर, 2 छाले इधर, इतनी दिक्कत हो रही थी बोलने में। पानी भी पी रहा था तो वो भी लग रहा था। उसके बाद जब वो सही हुए, तब अब ज़ुबान पे निकल आए। लेकिन मैंने कहा आज बहुत हो गया मुझको। आज थोड़ा जब मैंने रिलैक्स फील किया तो मैंने कहा वीडियो आज मैं बनाऊंगा। बस दिक्कत ये रही कि वो वाला मैं नहीं ले पाया हूँ, प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाया हूँ। वो जल्दी ले आऊँगा। मैं आपको ये वाली सीरीज़ जल्दी जल्दी आपको पूरी कर दूँगा। ज़्यादा होगा तो मैराथॉन्स में कर दूँगा, 2-3 घंटे में जितनी होंगी मैराथॉन्स कर दूँगा। पूरी हिस्ट्री की, प्राचीन की अलग कर दूँगा और उसकी अलग। दिक्कत है फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। मैं डाल दूंगा जैसा आप बताएंगे कमेंट में, जो बताएंगे मैराथॉन्स कहेंगे तो मैं मैराथॉन्स डाल दूंगा। मुझको कोई दिक्कत नहीं। बस आप मेरी प्रॉब्लम्स को इस समय थोड़ा समझिए, और आज से वीडियो कुछ भी हो, दर्द हो, कुछ भी हो, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि मुझे बैठना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस पीड़ा को सहते हुए मैंने वीडियो बनाया। तभी आप हो सकता है बीच बीच में देख रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ तो ज़ुबान ही पलट नहीं रही है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो कुछ कुछ वर्ड तो होते हैं बिल्कुल फ्लुएंट निकल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब टंग करनी पड़ती है, ज़बान टर्न करनी पड़ती है, आय हाय बहुत दर्द होता है उसमें। तो अगर जो आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और पूरा देखेंगे, पूरा देखने का मतलब है ये कि 2-3 बार देखें, और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, आप यहीं से हिस्ट्री का वीडियो देखिए, चाहे कहीं से भी देखिए। पहली बात, आप एक चैनल को फॉलो करिए। एक चैनल का मतलब एक चैनल, जब वो कंटेंट ख़त्म कर दीजिए आप पूरा, तब दूसरा चैनल देखिए। और पहली बात, एक चैनल मैं किस लिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने जैसे आपने वीडियो देखा है कहीं से भी, तो आपने नोट्स उसके बना लिए। फिर क्या करिए, जैसे आपको 3 दिन में, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है जैसे कि आपको दिख रही है स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी, या आपने प्राचीन भारत पूरा पढ़ डाला, पूरा पढ़ डाला, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जितने 10 दिन का टारगेट लेके आपने पूरा प्राचीन भारत पढ़ डाला। उसके बाद अब क्या करिए, जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से आप क्या करिए, फिर से वीडियो प्ले करिए, कॉपी जहाँ से आपने नोट बनाया उसको सामने रखिए। अब क्या होगा, पहली बार टाइम जो आपका जा रहा था वो बचेगा, क्योंकि आप लिख चुके हो। पहले तो ये रहता होगा, जैसे स्टार्ट में देख रहे होगे 1 घंटे या 2 घंटे जितने भी देखा, पॉइंट्स लिखे, वीडियो पॉज किया, क्योंकि साथ में कभी नहीं लिखते हैं, या पूरा समझ लिया तभी लिखा, ऐसे करते हैं। तो पहली बार टाइम बचेगा। और ये मैंने रियलाइज़ किया है, जब आप पढ़ा हुआ, वही जैसे आपने क्या सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपने पढ़ लिया कहीं से, फिर तीसरी जगह से पढ़ लिया, आएगा समझ में। लेकिन जैसे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी से देख के फिर पढ़ेंगे ना, तो जो आपकी कॉपी में सिस्टमेटिक चैनल वाले ने पढ़ाया, ठीक, और आपकी कॉपी में सिस्टमेटिक ही वैसा लिखा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ना मानिए, करके देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फिर मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छे से पढ़ें, खूब पढ़ें। जय हिंद।